ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अरविंद गौतम रीजनिंग का एक छोटा सा चैप्टर कैलेंडर की बात करने जा रहे हैं, जो अनुमानतः सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। सामान्य वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष 4 या 400 से वर्ष के अंतिम 2 अंक या शताब्दी का पूरा अंक 400 से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, जबकि साधारण वर्ष में 4 या 400 से विभाजित नहीं होता है उसे सामान्य या साधारण वर्ष कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स में देखना है। नंबर 1, विषम दिनों की संख्या। 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं या विषम दिन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 31 में 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हुआ, अतः यह विषम दिन है। विषम दिन 1 आने पर रविवार होता है, 2 आने पर सोमवार, 3 आने पर मंगलवार, 4 आने पर बुधवार, 5 आने पर बृहस्पतिवार, 6 आने पर शुक्रवार और 0 आने पर शनिवार होता है। वहीं पर नंबर 2 की बात करें तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा सामान्य होता है। जैसे 1 जनवरी 2006 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2006 को भी शुक्रवार ही होगा। नंबर 3, जबकि लीप वर्ष में 1 जोड़ दिया जाता है क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाती है। जैसे 1 जनवरी 2008 को शुक्रवार हो तो 31 दिसंबर 2008 को शनिवार हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाती है, इसलिए 1 दिन जोड़ दिया जाता है। नंबर 4, सूत्र को बताने से पहले नीचे एक एग्जाम्पल इसको देख लीजिए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इसके लिए हम इस सूत्र को याद करते हैं और इस सूत्र के मुताबिक दिन निकालते हैं। तो पहले तारीख लिखा जाता है, फिर महीने का कोड, फिर शताब्दी का कोड, फिर अंतिम 2 अंक का भागफल जो 4 से भाग दिया जाए, जो भागफल प्राप्त होता है उसको लिखते हैं, फिर अंतिम 2 अंक लिखते हैं और सबको ऊपर जोड़ दिया जाता है, 7 से भाग दे दिया जाता है और जो विषम दिन आता है वही दिन। चूँकि सूत्र के मुताबिक महीने का कोड यदि साधारण वर्ष हो तो 144, 025, 036, 146 होता है, जबकि लीप वर्ष हो तो 034, 025, 036, 146 होता है। जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6 होता है। इसी प्रकार लीप वर्ष में भी आप लोग देख सकते हैं। जबकि शताब्दी का कोड यह होता है, 1900 से लेकर 1999 तक के बीच का कोड 0 होता है, 1800 से लेकर 1899 का बीच का कोड 2 होता है, 1700 से लेकर 1799 का बीच का कोड 4 होता है, 1600 से लेकर 1699 तक का बीच का कोड 6 होता है, 1500 से लेकर 1599 तक का बीच का कोड 0 होता है। इसी प्रकार 1400 से लेकर 1499 तक का कोड 2 होता है। इसी प्रकार 1400 से लेकर 1499 तक का बीच का कोड 4 होता है, फिर 6 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 6, 4 होगा, 6 होगा। इसी प्रकार क्रमनुमा बढ़ता जाता है। नीचे भी देख लीजिए, 2000 से लेकर 2099 तक का बीच का कोड 6, 2100 से लेकर 2199 तक का बीच का कोड 4, 2200 से लेकर 2299 तक का बीच का कोड 2, 2300 से लेकर 2399 तक का बीच का कोड 0। इसी प्रकार 6, 4, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0 क्रमनुमा चलता जाता है।
फिर दिए गए प्रश्नों को हम कल हल करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सूत्र के मुताबिक पहले तारीख लिखते हैं, फिर महीने का कोड अगस्त है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए 3 लिखे हैं। धन शताब्दी का कोड तो 1900 से लेकर 1999 तक का बीच कुछ भी आए तो 0 लिखा जाता है। इसी प्रकार 1947 है इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। धन अंतिम 2 अंक यानी शताब्दी में अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसको जो भागफल प्राप्त होगा उसको लिखा जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लिखे हैं धन अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक लिख लिए हैं यहाँ पे। फिर पूरा को 7 से भाग दिया गया है। इसी प्रकार 15 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 0 लिखे हैं। अब 11 4 से 47 में भाग देने पर हमें 4 का नम 4, 4 का नम 4 यानी हमें भागफल 11 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 11 लिखे हैं। धन 47/7 लिखे हैं। अब पूरा को जोड़ने पर 76/7 आ रहा है, तो 76 को 7 से भाग देने पे शेषफल हमारा 6 आ रहा है। शेषफल या विषम दिन जिसको कहते हैं। अब विषम दिन 6 आने पर आप लोगों को बताए थे कि विषम दिन 6 आए तो शुक्रवार लिखा जाएगा, 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार, इसी प्रकार से 0 आए तो शनिवार, 6 आया है इसलिए सन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को शुक्रवार था। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगले हेडिंग की बात करें तो कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। कैलेंडरों की पुनरावृत्ति क्या होती है? तो इसका मतलब होता है कि वही वाला कैलेंडर फिर कब आने वाला है। जैसे कि 2006 वाला कैलेंडर अगली बार फिर कब आएगा, इसलिए कुछ ट्रिक्स यहाँ पर लिखा गया है। 4 से विभाजित करते समय शेषफल पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि शेषफल 4 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देते हैं। यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं कि पुनः वह कैलेंडर कब आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो वर्ष 2017 वाला कैलेंडर पुनः कब आएगा, तो सॉल्व करते हैं अंतिम 2 अंक। इसके अंतिम 2 अंक ले लिए। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पे शेषफल हमारा 1 आ रहा है। तो ट्रिक के मुताबिक हम 2017 में 6 जोड़ देते हैं। ट्रिक के मुताबिक 6 जोड़ा जा रहा है, तो ट्रिक के मुताबिक 6 जोड़ देते हैं, अर्थात वही वाला कैलेंडर 2023 में पुनः आएगा। आप लोगों से 2 सवाल। पहला, वर्ष 2007 का कैलेंडर पुनः कब आएगा? दूसरा, 2011 वाला कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा? आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आजकल कैलेंडर का एक बहुत फेमस क्वेश्चन चल रहा है जो एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। बात कर रहे हैं, यदि आज शनिवार है तब 12 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? तो आइए आप लोगों को इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में सप्ताह के वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात दिए हुए दिनों में विषम दिन निकालकर जोड़ दिया जाता है। तो दिए हुए दिनों में विषम दिन निकाल करके जोड़ दिया जाता है।
तो 215 दिनों में 7 से भाग देने पे विषम दिनों की संख्या हमारे पास 5 आ रही है। तो आज शनिवार है, यानी शनिवार में 5 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर बृहस्पतिवार आ जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग बताएंगे। यदि आज सोमवार है तो 25 सप्ताह 125 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो साथियों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जल्द देने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। और ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें।